अस्सलामुअलैकुम तमाम बच्चे क्लास 10 के स्टूडेंट। टारगेट पेपर जिसमें 2 चैप्टर फ़िलहाल इंक्लूड नहीं है और उसमें 18 और दूसरा आपका 22 चैप्टर्स चूँकि अभी स्टूडेंट्स के चल रहे हैं। और एक टारगेट पेपर जो अटावा ग्रुप ट्यूशन जो हमारा अपना कोचिंग सेंटर है अटावा ग्रुप जो कि गुलशन मेमार के बिल्कुल करीब है। और यहाँ आपकी खिदमत में सबसे पहले MCQs को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही होंगी। तो हमारे पास MCQs के करेक्ट आंसर तो यहाँ पे लिखे हुए हैं और बात सारी ये है कि कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करनी है जो कि आजकल के हालात के मुताबिक बहुत बेहतर है। सिलसिला कुछ इस तरीके से कि आपको मालूम है कि जैसे पेपर होते हैं और MCQs किस तरह बच्चों को मालूम हो जाती हैं, और जितनी भी MCQs होती हैं वो मालूम होने के बाद उसमें अगर 2-3 ऐसी हों जिसका आंसर गलत हो और कोई गलत का एक जैसे ही अंदाज पूरी क्लास का हो तो यकीनी तौर पे कॉपी पकड़ में आ जाती है कि क्लास में अच्छी खासी नकल हुई है या किसी ने बताया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब भी MCQs करें तो आंसर तो आपने लिखे हैं, वो 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपने अपनी अकल से लिखे हैं या किसी की हेल्प लेके की है, जो कि नामुनासिब है ऐसा करना। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आपको जो है एक अदद साइड पे, मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और इस वक्त आपको भी बता रहा हूँ कि साइड पे एक इस तरह की लाइन खींचे और खींचने के बाद यहाँ पे RW लिखें, रफ वर्क। अब यकीनी तौर पे बाज़ MCQs ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत रफ वर्क करना पड़ता है, और बजाय ये कि वो रफ वर्क आप जो है गत्ते पे करें या फिर अपने डेस्क को गंदा करें तो वो नामुनासिब है। तो अब बाज़ MCQs ऐसी होती हैं जिसमें बिल्कुल रफ वर्क नहीं करना पड़ता, और बाज़ ऐसी होती हैं जिसमें करना पड़ता है, और जिसमें करना पड़े करें। और जब आप रफ वर्क करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके रफ वर्क से ही ये चीज़ पहचानी जाएगी कि असल में आप ही करने वाले हैं, और जो रफ वर्क नहीं करेगा वो पकड़ में आ सकता है कि उसने मुमकिन है कि किसी से पूछ के किया हो। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम ऐसे ही लग गया हमारा डिस्कस करते हुए। अब फर्स्ट MCQs है जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और इसका आंसर भी करेक्ट जैसे कि 8 लिखा हुआ है। इसमें भी जब आप रफ वर्क करें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है, तो अब चूँकि MCQs में थोड़ी सी तेज़ी भी दिखानी पड़ती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसे का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब इक्वल टू के बाद 1 जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, और जैसे ही -1 होता है तो ऊपर पावर हमने दी हुई है यहाँ पे स्क्वायर, तो बल्कि इसकी 3 पावर दी हुई है, और जैसे ये 2 का आपके पास क्यूब आता है तो पता है कि 8 हो जाता है। अब साइड पे रफ वर्क भी हो गया, और जाहिर सी बात है कि इसको करने के लिए हमें थोड़ा सी जगह भी चाहिए। तो इसी तरीके से आपने जिस जिस MCQs में ज़रूरत पड़े आप साइड पे रफ वर्क लाजमी करें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें रफ वर्क आपके फेवर में जाता है। अब उसके बाद बकिया MCQs में भी रफ वर्क होना चाहिए था, और यहाँ पे मैंने एक आपको करके दिखा दिया, और साइड पे इसके नंबर भी हम लिख देंगे, जैसे नंबर 1 का है तो नंबर 1 का है, और जिसमें ना हो रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर डायरेक्ट आंसर दे दें, ये थोड़ा सा आपके फेवर में जाएगा। अब सेकंड MCQs है, इसमें ओमेगा की एक बहुत बड़ी पावर्स दी गई है, और उसके बाद पूछा गया है, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हो तो आपने करना क्या है कि कैलकुलेटर से, अब चूँकि कैलकुलेटर मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो जब इतनी बड़ी पावर हो तो जाहिर सी बात है कि 3 के टेबल में जितनी भी पावर्स आती है वो 1 के बराबर होती है। तो आपने करना ये है कि 3 के टेबल से इसको डिवाइड करना है, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले नंबर आपके 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आएगा तो इस सूरत में इसका आंसर 1 आएगा, और अगर पॉइंट के बाद 3 आ रहा है तो इसका मतलब है ओमेगा की पावर 1 आएगी, और इसी तरह अगर पॉइंट 6 आ रहा है तो ओमेगा का स्क्वायर आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये मैं अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से भी डिस्कस करता था, और ये बात मैट्रिक के स्टूडेंट से भी अब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर अब ये वाला क्लास 10 में आ चुका है। इसके बाद जो MCQs है उसको भी हम देख लेते हैं, आंसर आपके सामने नज़र आ ही रहे। तो थर्ड वाले में दिया हुआ है कि द फ्रैक्शन, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, और न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और नीचे x का स्क्वायर है। तो याद रखेंगे इस सूरत में हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये एज अ नॉलेज वाइज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और इसके बाद नंबर 4 है कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो याद रखें ये मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, और अगर यहाँ पे a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो तो वो स्क्यू मैट्रिक्स करता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र भी आएंगी जो कि मॉडल पेपर में भी, ये पेपर मैंने मॉडल पेपर से पहले लिया था, और कुछ चीज़ें उसके अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, और b² - 4ac इक्वल टू 0। तो ये इक्वल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे अगर बहुत ज़्यादा अकल इस्तेमाल करें तो उनको रियल भी महसूस होता है, लेकिन चूंकि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो सबसे पहले इशारा हमारा इक्वल पे जाता है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर इक्वल होगा क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 है, इसमें आपको ए सेट दिया हुआ है A B C D F।
तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो अब सबसेट्स हमारे पावर सेट के अंदर होता है जिसमें 2 की पावर n होती है, तो वो 16 हमारे पास 4 एलिमेंट पे आते हैं। तो 5 एलिमेंट हो तो 32 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद नंबर 7 है, और नंबर 7 में भी जैसे रबर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है +2। अब क्या है कि याद रखें कि नंबर 7 के अंदर हो ये रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है, और आगे चूंकि इसके आगे मैंने +2 दिया है, तो सिंपल जो है अगर आपको MCQs नज़र आ रही है, अगर क्या बल्कि नज़र आ रही है साइड पे, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट इधर आंसर लिखा हुआ है। और इसके बाद बात नंबर 8 पे करें, तो 8 में भी नॉर्मली अगर 10-30 डिग्री है तो इसकी वैल्यूज़ दी जाती है। तो स्कूल लेवल पे ज़रा सा पेपर को थोड़ा सा जहनी तौर पे ज़रा अच्छा बनाना पड़ता है, ताकि बच्चा कुछ बेहतर की तरफ तैयारी कर सके। तो नॉर्मली 10-30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/√3 होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो 10-30 होता है cot 60 डिग्री की भी वैल्यू वही होती है, तो वही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, और नॉर्मली फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये पॉइंट आता है, सम ऑफ द रूट पूछा गया है। तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि एक्स स्क्वायर से पहले 1 है, तो वरना अमूमन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए लिखा होता है। नॉर्मली -b/a से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन के लिहाज से -b इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड जो है वो सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। इसमें इक्वेशन के अंदर b को b माइनस किया गया, यानी कि -bx और -c, लेकिन b को माइनस करके कोई इशू नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट में c/a होता है, लेकिन c चूँकि ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर यानी कि प्लस का होता है या माइनस है, तो इस लिहाज से -c इसका करेक्ट आंसर होगा। और 11 MCQs के अंदर ये है कि ये भी एग्जाम में सेट से रिलेटेड दिया हुआ है कि 16 अगर सब सेट्स हैं तो ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो जैसे ऊपर एक MCQs थी, ये इससे अपोजिट है, तो इसके 4 एलिमेंट होंगे, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और याद रखें कि 12 को मैं आप तमाम बच्चों को अपने टारगेट पेपर में बता रहा हूँ कि हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो मैट्रिसेस के अंदर दिए हुए हैं, और बहुत से क्वेश्चन वो बच्चे समझते हैं, लेकिन याद रखें कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका लेफ्ट क्या है राइट क्या है इससे याद कर लीजिएगा। जैसे A B का होल ट्रांसपोज हो तो इसका राइट हैंड साइड B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज बनता है, जैसे कि आपको नंबर 12 के अंदर आंसर करेक्ट नजर आ रहा है। और 13 के अंदर याद रखें कि जो मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ 2 पॉइंट्स है, जिसमें से एक आने के आप 90% आपको कहा जा सकता है कि आ सकता है। ये 2 डेफिनेशन है ज्योमेट्री में। आ सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल की जो है वो डेफिनेशन है। अगर ये ना आए तो आपकी इन सर्कल की डेफिनेशन आती है, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। तो भाई ये तो बात हो गई MCQs के ऊपर। अब उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे हैं, और क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे मैंने मतलब के मॉडल पेपर से पहले पेपर बनाया था, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कहा करने को वो तो बच्चों ने किए होंगे। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो ए सेट से मुतालिक दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि बात सारी ये है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, टारगेट पेपर आपको दिखाना था, साथ में उसके सोल्यूशन भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद आपको यूनियन के बाद बी कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट देखें और यहाँ ले लें, और लेने के बाद इसका तरीका नोट कर लें। यकीनी तौर पे आप हर बच्चा तैयारी में आ चुका होगा, और तैयारी के बाद सिर्फ आपको एक टारगेट पेपर के सोल्यूशन बताने हैं, ताकि तमाम बच्चे एक अच्छी कॉपी को देखते हुए अपना सोल्यूशन निकालें। अब पार्ट 2 है आपके सामने, तो यहाँ पार्ट 2 में पावर सेट दिया हुआ है, और पावर सेट के अंदर सबसे पहले सबसेट्स की तादाद मालूम की जाती है। उसमें 2 की पावर n होता है, और 2 की पावर 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा n को नीचे लिखा हुआ है, ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि n 4 बोलेंगे तो n 4 2 की जगह आते हुए यहाँ पे 16 आता है। इससे ये इल्म हो जाता है कि हमारे पास टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे। और याद रखें कि सबसेट में अक्सर बच्चे स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं, और 16 बनेंगे। और किस तरह से बनेंगे बहुत बड़ी वीडियो होगी, सिर्फ आपके सामने आंसर है। और यकीनी तौर पे वो बच्चे जो कि इसका आंसर देखना चाहें या फिर इसको समझना चाहें, तो उसके लिए आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाता है जब सारे सबसेट्स लिखे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस के ऊपर मैंने दे दिया हुआ है, और इसमें मैट्रिक्स फॉर्म से मैंने कहा हुआ है मैट्रिक्स मेथड से करना है, क्योंकि मेथड हमारे पास 2 हैं, एक क्रैमर रूल है और एक मैट्रिक्स मेथड है। तो टीचर जिससे चाहे वो दे सकता है। तो मैट्रिक्स मेथड में थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि जैसे यहाँ पे लेट किया गया है ए इसको बोला है, इसे एक्स बोला है, इसे बी बोला है, लेकिन इससे पहले आपको जो है वो एक इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ला के दिखा देना बेहतर था।
और उससे ये होता है कि पहले जैसे कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म है, उसके बाद लेट किया जाता है। तो यकीनी तौर पे जो बच्चों ने किया होगा वो समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें कम है। और उसके बाद फार्मूला लगने के बाद सिलसिला आगे बढ़ता रहा। एडजॉइंट ए लिया, डिटरमिनेंट ए लिया और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज रखी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है और आंसर आ चुका है। एक्स का पहले लिखना है, वाई का बाद में आंसर लिखना है। और याद रखें कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर एक्स पहले है और वाई बाद में है तो ठीक है, लेकिन वाई अगर सेकंड इक्वेशन में पहले देते हैं, एक्स बाद में देते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस बात की कि जिनको आता भी होगा तो 80% बच्चे गलत करके आ जाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है, इसका ख्याल रखें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसमें चूंकि पेपर को बेहतर बनाने के लिए कुछ बच्चों को थोड़ा सा पेपर में कंफ्यूज करने की भी आदत डालनी चाहिए ताकि वो उसको हैंडल करना सीखें। अब बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें ए मैट्रिक्स भी दिया गया है और हमें प्रूव करना है इसका लेफ्ट और राइट। और मैंने लिखा है कि ए एनी 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है। और याद रखें कि कोई भी हो सकता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ए मैट्रिक्स तो होना चाहिए था। तो लेकिन चूंकि एक आध क्वेश्चन बच्चों को ऐसा देना चाहिए ताकि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। तो याद रखें कि इस सूरत में जो भी हमारे प्रूव होते हैं लेफ्ट और राइट, उसके अंदर कोई भी आप ए का मैट्रिक्स सपोज कर लें तो आपकी दोनों साइडें प्रूफ लाजमी होंगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने यहाँ पे इसको लेट लिखना चाहिए था और लेट लिखने के बाद जो है हम जो है इस कॉपी को आगे लेके चलेंगे। तो लेट जैसे ही ए को हमने किया, जो कि गिवन नहीं था, हमने अपनी तरफ से लिया और पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसमें ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए आपको मालूम है कैसे लिया जाता है, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का फाइनली आंसर कुछ भी आ सकता है, और जो कि -2 0 0 -2 आया। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो आई है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आई जो है, हमने सबसे पहले तो ए का जो सपोज किया उसका डिटरमिनेंट्स निकाला जो कि -2 आया और जो कि नॉन सिंगुलर है। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास पता है कि 1 0 0 1 होता है और जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों बिल्कुल एक जैसे आ जाएंगे। तो इसके बाद 5 क्वेश्चन पेपर में नज़र आ रहा है जो कि बहुत सारे बच्चों ने इसे चॉइस में छोड़ दिया। और अब जाहिर सी बात है, मुझे तो पूरा पेपर आपसे कवर करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है वो फिर मैंने ही इसको सॉल्व किया ताकि बच्चों को पूरा पेपर ही बताया जाए, ताकि एक टारगेट पेपर का सारे सोल्यूशन आपके सामने हो। तो यहाँ पे हमें जो है वो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल रूट्स वाइज और कॉम्प्लेक्स रूट वाइज। तो हमें सबसे पहले गिवन है इक्वेशन, उसके बाद इक्वल रूट्स वाइज और कॉम्प्लेक्स रूट वाइज आपको पी की वैल्यू बतानी है। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, क्योंकि इक्वल रूट्स की बेसिस पे डिस्क्रीमेंट को 0 लेंगे और जैसे 0 लेंगे तो वहां से पी की वैल्यू 25/12 आ चुकी है। और उसके बाद सेकंड आंसर ये मतलब इक्वल रूट वाइज है और नंबर 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स असल में होता है जहां नेगेटिव वैल्यू आए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक जवाब जो कि लाजवाब है कि p इज ग्रेटर देन 25/12 है। और इसको मतलब यहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने बताया है कि फर्ज करें अगर हम इक्वल रूट का मतलब होता है जिसपे 0 आए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर p की जगह हम 25/12 रखते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है, जो कि इक्वल रूट्स का भी प्रूव हो जाता है। लेकिन इसी की जगह अगर फर्ज करें हम 25/12 से कई वैल्यूज है जो इनफाइनाइट जो है इससे बड़ी हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी तो नीचे 12 भी रखें, ऊपर 25 के बाद 26 27 रख दें तो कितनी रखेंगे। लेकिन इस बात का मतलब है कि जैसी वैल्यू इससे थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो यहाँ पे आने वाला नंबर जो है प्लस वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो वो नेगेटिव आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स वाइज वो वैल्यूज कहलाएगी। तो इसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं क्वेश्चन। और ये अभी हाल ही में जो मॉडल पेपर आया है उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट को अपना दे चुका हुआ हूँ और इत्तफाक है। और थोड़ा सा मैंने इसमें रद्दो बदल भी किया था, बुक के अंदर यहाँ कुछ और लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, जो कि मेरा मकसद होता है कि बच्चों को थोड़ा सा मेंटली तौर पे थोड़ा सा हिलाया जाए ताकि थोड़ा सा अगर पेपर में 19-20 हो तो उनमें इतनी एबिलिटी आ जाए कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन था और यहाँ पे हमें चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + ω + ω² = 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ से इसकी निकाली और निकालने के बाद वैल्यूज रख दी। और इधर भी हमने ओमेगा की पावर 4 थी तो क्यूब बना के 1 करते हुए ओमेगा बना ओमेगा हो गया। और यहाँ पे ओमेगा की पावर जो है वो आपको 8 दी थी और यहाँ पे 3 3 करके 1 1 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रखने के बाद यानी कि जैसे ये शक्ल है वैसे ही आपकी ये दोनों शक्लें आ जाएंगी और इसी तरह ये दोनों आ जाएंगी और इनकी जगह हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और मॉडल पेपर में हाल ही में यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप पेपर में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हमें क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और इसके आने के चांसेस है, क्योंकि मौजूदा जो मॉडल पेपर आया है अगर सही पूछे तो मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े चैप्टर और क्वेश्चन एक एक उठा के दे दिया है और वालों के लिए क्वेश्चन जितने ज़्यादा आए बेहतर होता है। थ्योरम्स का ज़्यादा आना और इतने बड़े बड़े चैप्टर का इतना कम आना यानी कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
कि अब कौन सा लॉटरी में इनाम निकलता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, यकीनन ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन आए, रद्द बदल भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर आपको जो है इक्वेशन पता करनी है। एक ओल्ड इक्वेशन दी गई है जो कि 6x² - 3x + 1, और उसी के अंदर आपको अल्फा बीटा को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करते हुए इक्वेशन बना के दिखानी है। और हमने सबसे पहले सम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इक्वेशन के लिहाज से निकाल दिया, जो कि यहाँ पे इक्वेशन लिखी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं लिखी गई। और पेपर के अंदर देख सकते हैं जो भी होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बी यकीनी तौर पे आपके पास यहाँ पे वैल्यू -3 होगी, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के बाद ये दोनों निकालनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम जो है सम ऑफ द रूट यहाँ पे जो दोनों दिए हैं उनको ऐड करते हैं, फिर एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू ऊपर वाली आ जाती है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सम ऑफ द रूट -1/12 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 1/6 का स्क्वायर 1/36 आ गया। अब ये वाली इक्वेशन है जो कि हमें याद होनी चाहिए, कोई बताएगा नहीं, जहन में होनी चाहिए। तो इसके अंदर जैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसी वैल्यू हमने पुट की उसके बाद हमारे पास ये आंसर इस तरह से आया कि हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को बिल्कुल फारिग करना है, ख़त्म करना है, और आंसर हमारे पास आ जाता है 36x² + 3x + 1 = 0। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मतलब कि इसी टाइप का है, और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें सम ऑफ द रूट्स को 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर दिया, और एम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हमने दोनों के फॉर्मूलाज को एक दूसरे के इक्वल रखते हुए 6 टाइम, चूँकि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट के बोला हुआ है, तो अब जैसे ही इनकी वैल्यूज जैसे कि अपॉन में 2 आ रहा है तो कैंसिल हुआ, और कैंसिल होते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई होते हुए आपके पास m की एक वैल्यू आ जाती है जो कि 1/8 है। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों पार्शियल, यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर दिए गए हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर यकीनी तौर पे 4 केसेस हैं, और इसमें एक एक केस करके आपको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि इसमें केस के मुताबिक 2.1 से है, जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स दिए जाए, और जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ब्रैकेट्स होंगे, तो ए और बी और सी 3 टर्म्स के ऊपर वेरिएबल्स आएंगे, और ए और बी और सी की वैल्यूज निकालने के बाद हमें उनकी वैल्यूज रखते हुए हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप भी इस क्वेश्चन को करें और मंजिल तक पहुंचे, मंजिल से मुराद आंसर तक पहुंचे, और मज़ा करें और तैयारी अच्छी करें। इसी तरह 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जो कि निस्बतन इतने ज़्यादा स्टेप्स में नहीं हुआ, बड़ी जल्दी से हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का एक सेकंड केस है, और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि स्क्वायर होता है, तो 1 पावर होल ब्रैकेट में ए और स्क्वायर में बी आ जाता है। फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होते हुए हमारा मेन टारगेट होता है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बेहतरीन करके इसको समझें। और तमाम वो बच्चे जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर्स हर क्वेश्चन को कर करके बताते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो उसमें होता यह है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती टीचर्स हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ने वाला इस तरीके से भी पढ़ लेता है कि उसे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए जाएं, और यकीनी तौर पे यूट्यूब के ऊपर आने वाला पढ़ के आया होता है, और वो अपनी टेस्ट के टारगेट को अगर सॉल्व करता है, आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, और करने के बाद आप इसका आंसर मैच करें और अपने ही टीचर बन जाएं और इसको देखते हुए सॉल्व करें। और जाहिर सी बात है, मकसद है कि एक बेहतर तरीके से पेपर बताना और आपको समझा देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने बातों के दौरान देख लिया होगा कि किस तरह से होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। और जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास लेफ्ट और राइट दिया है, क्वेश्चन का लिखा होना ज़रूरी है ताकि टीचर को पेपर में कम से कम देखना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो ठीक भी है, लेकिन लिख दे तो बेहतर ही है। इसमें राइट हैंड साइड लिया, और राइट हैंड साइड लेने के बाद हमें दोनों साइड एक जैसी करनी होती है। देन जैसे ही हमें नज़र आता है उसे हटाने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हुए साइन अपॉन कॉस थीटा, और फिर फर्दर जो है फार्मूले को प्रोसेस और सेक। हमें ट्रिग्नोमेट्री के इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर अंदर टेन कॉट सेक कॉसेक से जान छुड़ानी होती है, मतलब साइन कॉस के अंदर आना होता है। फिर जैसे ही हम आते हैं तो कटिंग वटिंग होने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बन जाता है। बस दोनों साइडें एक जैसी आ गई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा लिख के बच्चे ने जो भी है कॉपी इसमें गलती की हुई है, क्योंकि थीटा नहीं यहाँ पे अल्फा आना चाहिए। चूँकि अल्फा आएगा तो बुक का क्वेश्चन को समझा जाएगा। तरीका कार बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो दिया जाए वही आएगा।
क्योंकि अल्फ़ा बीटा थीटा ये सारी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आए उसी के मुताबिक आए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। उसमें पूछा जा रहा है कि रेडियस दिया है और 10 सेंटीमीटर और रेवोल्यूशन है 3.5 कि एक टायर जो है वो 10 रेडियस का है और उसको अगर वो मूव करता है, टायर मतलब सर्कल टाइप की चीज़ है, और वो अगर मूव करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फार्मूला यूज़ करते हुए थीटा जो बराबर है वो 2 पाई, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनते हैं, लेकिन इस फार्मूले में हमें रेडियन में रखते हुए आंसर लेके आना है। और 2.2 मीटर इसका आंसर आ गया है, सेंटीमीटर में लाते तो 220 आ जाता है। इसके बाद यहाँ से पास पहला क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है, जो कि फर्स्ट ईयर में भी यकीनी तौर पे आता है, और जो कि मॉडल पेपर बाद में आया है, हमने पेपर पहले बनाया है और अपनी अकल से बनाया है, और पेपर को इस तरह से होना चाहिए हमने ये भी बताया। तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो कॉस थीटा के अलावा जो बाकी के 5 फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें एक्सपोजिशन की गई है, और कॉस थीटा जो कि एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई को साइन थीटा वाई को करता है, और ये फिगर लाजमी होनी चाहिए वरना आपके पूरे नंबर कर सकते हैं। और वैल्यू रखने के बाद वाई आएगा, तो वाई साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस दिया है, और इसीलिए वो वहाँ पे बताते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वाई जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका चूँकि साइन थीटा होता है नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस पहले हम लगाते हैं, बाद में हम यहाँ पे साइन ये बताते हुए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव करेंगे। और उसके बाद हमें सभी की वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की, कॉस एक्स थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को बताने के बाद इनकी नंबरिंग्स को भी कंप्लीट कर देना चाहिए, जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3, चूँकि ताकि टीचर को जितना आसान करके देंगे। और 6 जो कि डायरेक्ट जो इन्होंने स्टार्टिंग में खुद दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है जो कि सेक के उलट होती है, तो यहाँ पे 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो तमाम की वैल्यूज़ को बता देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो हमने एक अपनी अकल से सोचते हुए कि भाई लॉन्ग के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, कि क्यूब रूट के लिहाज से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे लेट करते हुए, और लेट करने के बाद यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और एक्स की 3 वैल्यूज़ आएंगी। जब एक्स की पावर 3 होती है तो आंसर भी 3 ही होते हैं। फिर उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, तो हमें जो है ओमेगा की वैल्यूज़ को ला के दिखाना होता है, और यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, तो एक ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर ये है, तो इसका आंसर जो है वो ओमेगा की सूरत में आएगा। तो तमाम बच्चे अगर ये देखें कि और ये सोच रहे हो कि सर तो क्वेश्चन पूरे डिटेल से नहीं बता रहे, अगर ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो 1.5-2 घंटे की बन जाएगी, और शायद इससे भी बड़ा, क्योंकि पेपर 3 आवर्स का होता है, तो बोलते हुए टाइम भी लगता है। तो आप समझ जाए कि इस वक्त इस तरह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि आपके पास एक टारगेट पेपर है, और ना सिर्फ पेपर है बल्कि उसका सोल्यूशन भी आपको पेश किया जा रहा है, ताकि आप लोग अगर सॉल्व करें तो आपके पास कॉपी है और उससे आंसर मैच करें और मज़े करें। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। उसके बाद थर्ड पार्ट में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो 6 या 7 आपकी शेप्स हैं, जिस वजह से कोई एक शेप आने के चांसेस है। ये सर्कल है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अब जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन को आप अपने अपने स्कूलों में सीखो, सीखने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को भी लिखो, और लिखने के बाद ये आपका कंप्लीट होगा। तो इस बच्ची ने तो पेपर अपना 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, और फर्दर ये कि आपका क्वेश्चन नंबर जो ये 5 पार्ट है, और 5 पार्ट आपको हमने बता दिया। ये आ चुका है आपके पास 3, जो मेरे हिसाब से लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले अगर सुन रहे हैं तो दे दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आना चाहिए। अभी जैसे 9th क्लास में हम कहते हैं भाई मैट्रिसेस आता है और ग्राफ आता है, यहाँ हम क्या बोले हैं, अभी उन्होंने एक ही क्वेश्चन दे दिया हुआ है, और उसके बाद जो है उन्होंने अब उस लिहाज से तो हमेशा ए इनवर्स का ही क्वेश्चन आना चाहिए जो मॉडल पेपर में आया है, कभी भी उसको चेंज नहीं करना चाहिए। या फिर मॉडल पेपर बनाए तो मेंशन कर देते कि जिस तरह 9th के पेपर में कुछ चीज़ें फिक्स हैं कि फैक्टराइजेशन है, ग्राफ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आएंगी, वो फर्दर जो आगे को बड़े बड़े कोचिंग पेपर बनाएंगे तो आइडिया हो ही जाएगा। बहरहाल इतना मज़ेदार मॉडल पेपर मेरी नज़र से नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देना और बच्चों को, पढ़ने वालों को थोड़ा सा कंफ्यूज करना, इस टाइप का मॉडल पेपर था। क्योंकि अगर 20 चैप्टर को देखते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन दे देना ये तो नामुनासिब है। आगे भी कुछ चैप्टर ऐसे थे जो कि बहुत बड़े थे, और वहाँ से 25 मार्क्स का पेपर भी बन जाता था। जैसे फैक्टराइजेशन किसी दौर में 5 चैप्टर होता था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो लिहाजा बड़े चैप्टर हों तो क्वेश्चन भी ज़्यादा होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आता है, और इसी को ही मैंने अपने टारगेट पेपर में रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम की इक्वेशन है और दूसरी लीनियर है, तो यहाँ पे इसको है भी देख ले, लॉन्ग वाइज सूटेबल है। जो 2 पेज पे आए वो लॉन्ग वाइज सूटेबल होता है, बल्कि ये 2.5 पेज पे आया है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। आप खुद पेपर करें, टारगेट पेपर
को पेपर करें, और जब करें तो अपने आंसर्स को खुद मैच करें, खुद टीचर बने, खुद अपने आप को चेक करें, और इस सिलसिले में कुछ कमेंट्स हों तो वो भी करें। और ये इसके बाद ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।